तो हमारा चैप्टर है साउंड। साउंड एग्जैक्टली होता है वाइब्रेशंस ऑफ मैटर। इस चीज को समझते हैं, देखते हैं कि जैसे गिटार स्ट्रिंग हम बजाते हैं, प्लग करते हैं तो उससे आवाज आती है। तो होता क्या है, वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग, और जब स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो इसकी वजह से, तो जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो ये अपने साथ साथ एयर पार्टिकल्स को फोर्स कर रही है। तो एक तरफ अगर आप देखें तो एयर पार्टिकल्स यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जा रही है, प्रेशर बढ़ जा रहा है, और दूसरी तरफ फिर इधर की तरफ कम हो जाएगा। जैसे ही इधर की तरफ आ जाएगी तो कम हो गया प्रेशर। तो हम देखते हैं कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो इसकी वजह से साउंड डेवलप होता है। अब साउंड के सेंस में हम जैसे इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जैसे आवाज, साउंड, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसमें दरअसल ये हो रहा है कि कोई चीज जब मूव करती है तो यही चीज प्रेशर डिफरेंसेस जिस तरीके से बन रहे हैं, तो कुछ एरियाज होते हैं जहां प्रेशर ज्यादा हो गया और ये एरियाज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन पार्टिकल्स वहीं के वहीं हैं। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल बस लेफ्ट राइट हो रहा है अपनी जगह पे, और वेव गुजर जा रही है। जो एनर्जी हमने दी इसको मूव करने के लिए, वो एनर्जी साउंड के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन पार्टिकल्स इन इटसेल्फ बस टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। और इस चीज को अगर हम देखें प्रेशर के ग्राफ में, तो इस टाइप का कुछ वेरिएशन बनेगा कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर और वेव बनेगी। और फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम और चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो साउंड अगर देखा जाए तो ये एक फॉर्म है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, और वेव्स दो फॉर्म की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, और ये दोनों फॉर्म्स के डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ट्रांसवर्स वेव्स अगर आप देखें तो वेव कुछ इस तरीके से होता है कि पार्टिकल्स वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं 90 डिग्री पे, एंड लॉन्गिट्यूडनल जहां पे पार्टिकल्स वेव डायरेक्शन के साथ में मूव करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ ट्रांसवर्स वेव आगे जा रही है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, एंड लॉन्गिट्यूडनल की वेव आगे जा रही है, पार्टिकल्स भी आगे और पीछे जा रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये दो फॉर्म्स के वेव हो गए। अब एक तरफ से देखना शुरू करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। तो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ पार्टिकल्स लगे हैं, और यहां से हम स्ट्रिंग को बस ऊपर नीचे करना शुरू करेंगे, और जिसके नतीजे में एक वेव क्रिएट होगी। ये एनर्जी जो हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रही है। और पार्टिकल्स, अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स देखें, ये बस ऊपर और नीचे जा रहे हैं। ये है ट्रांसवर्स वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ये दो अलग अलग चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब देखते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, कि हमने तो अभी तक पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं ये देखा, अब फ्लो ऑफ एनर्जी देखते हैं। तो जैसे समंदर की लहरें आई, एनर्जी थी उनमें, जहाज को ऊपर नीचे कर दिया और चली गई गुजर के। तो जहाज जहां था मोर और लेस वही है। ये एनर्जी हमें समंदर किनारे वेव्स में फील हो जाती है, और यही एनर्जी जो है वेव्स की, लाइट भी एक वेव ही है। तो ये जो लाइट का यूज करके मेटल्स को काट रहे हैं, तो लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं मेटल्स को काटने के लिए। तो बस एनर्जी किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है। जो अर्थक्वेक्स आते हैं, ये भी अर्थ का जो क्रस्ट है ये भी वेव मोशन कर रहा है, और ये ब्रिजेस का वेव मोशन हमें दिखाई देता है। तो वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं। अब एक छोटे लेवल का एक सेटअप देखते हैं। तो यहां पे हमने पानी की वेव्स बना रहे हैं, और इसमें हम बॉल रखेंगे और बॉल का मोशन स्टडी करेंगे। तो ये करने के लिए हमें एनर्जी लग रहा है, और यही एनर्जी है जो कि ट्रांसमिट हो वाटर वेव्स में। तो हम एक मोशन करेगी। यहाँ तो छोटी वेव्स हैं तो बॉल वहीं की वहीं है। जब बहुत बड़ी वेव्स हो जाएंगी तो थोड़ा सा मूवमेंट होगा ओवरऑल, लेकिन छोटा सा सर्किल बनेगा। मोर और लेस आप कह सकते हैं कि पार्टिकल वहीं पे है। ठीक है, तो ये अभी तक रहा वेव्स के सेंस में। तो हमने ट्रांसवर्स वेव्स देखा एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखा।
तो अब देखते हैं साउंड क्या है। कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है तो उसकी वजह से आसपास के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, और ये जो वाइब्रेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो हमें साउंड के तौर पे सुनाई देता है। यही वाइब्रेशंस हमारे कान तक पहुंचते हैं और फिर हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को पकड़ता है और हमें सुनाई देने का एहसास होता है। तो साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी का ही फॉर्म है, दैट इनेबल्स अस टू हियर, जो कि सुनाई वाले फॉर्म में आता है। लाइट भी एक एनर्जी है जो हमें दिखाई वाले फॉर्म में आती है। ठीक है, तो साउंड, और इस चैप्टर में हम किन किन बेसिक पॉइंट से होके गुजरेंगे इन चीजों को जरा देख लेते हैं। तो पहले तो हम साउंड के बारे में जानेंगे कि साउंड पहली बात तो एक वेव फॉर्म है एनर्जी का। तो हम देखेंगे दो फॉर्म्स ऑफ वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, हम इनके बारे में जानेंगे। फिर हम वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, चाहे कैसी भी टाइप ऑफ वेव्स हो, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सब क्या होता है। इसके बाद हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में देखेंगे, साउंड बनता कैसे है। तो ये तो हमने देखा कि साउंड वाइब्रेशंस की वजह से बनता है। अब हम ये इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे साउंड बनता है और हमारी अपने आवाज कैसे बन पाती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड को एक ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में किस तरीके से वेरी करता है। इसके बाद वैक्यूम या स्पेस का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि स्पेस में कोई एयर पार्टिकल्स होते ही नहीं तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसके बाद हम सोनिक बूम के बारे में देखेंगे। फिर हम कंपैरिजन करेंगे लाइट का स्पीड साउंड के साथ, स्पीड के सेंस में, कि लाइट की स्पीड एंड साउंड की स्पीड। फिर हम साउंड के रिफ्लेक्शन के एस्पेक्ट्स देखेंगे कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। और फिर लास्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखेंगे, जिसमें लाउडनेस, पिच, टिम्बर, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया, संतोष केपी पूछते हैं कि साउंड भी एनर्जी है, फूड से भी हमको एनर्जी मिलती है, तो बोथ आर सेम। तो एनर्जी तो दोनों की सेम है, एनर्जी किसी भी चीज की सेम है, बस फॉर्म अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब जैसे एनर्जी किस सेंस में सेम है, कि मतलब यही चीज, जो आपने खाना खाया, खाने से आपको एनर्जी मिली। आप ड्रम बजा रहे हो तो वो कहां से, एनर्जी कहां से आ रही है? वो खाने से ही आई है। तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। वो आपने ड्रम बजाया तो आपके हाथ की मैकेनिकल एनर्जी बनी, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई साउंड एनर्जी में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये हमने अभी देखा कि जैसे कोई स्ट्रिंग को हम प्लग करते हैं तो ये एक डायरेक्शन में जैसे मूव किया तो यहाँ पे कंप्रेशन बना, एयर पार्टिकल्स यहाँ कंप्रेस हो गए, ज्यादा डेंसिटी हो गई, और दूसरी तरफ थोड़ा कम डेंसिटी है। जब ये इधर की तरफ आई तो इधर कंप्रेशन बना, एक हाई प्रेशर, और दूसरी तरफ कम डेंसिटी हो गई, क्योंकि ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया तो आगे बढ़ गया। तो अब इधर कम डेंसिटी वाला एरिया है, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, इसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन, जहां पे डेंसिटी कम हो गई है। या दूसरे लफ्जों में कहें तो हाई प्रेशर कंप्रेशन, एंड जहां पे पार्टिकल्स कम है ऑब्वियसली लो प्रेशर। और किस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव जा रही है, तो ये कंप्रेशन के एरियाज हैं और बीच बीच में कुछ रेयरफैक्शन के एरियाज हैं। और प्रेशर और पोजीशन को हम देखें तो जहां जहां कंप्रेशन है यहां मैक्सिमम प्रेशर है, तो प्रेशर मैक्सिमम पे गया। फिर रेयरफैक्शन, यहां पे प्रेशर मिनिमम पे आया, और फिर इसके बाद फिर प्रेशर बढ़ते जा रहे, पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर से कंप्रेशन, फिर से प्रेशर मैक्सिमम। तो ये प्रेशर एंड पोजीशन के सेंस में ये एक ग्राफ बना। ये इससे लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साउंड ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स जैसा दिख रहा है लेकिन प्रेशर पोजीशन ग्राफ है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, तो ये हो गए लॉन्गिट्यूडनल, एंड ये नीचे वाली वेव ट्रांसवर्स। और इनके जो ट्रांसवर्स वेव में जैसे जो टॉप पार्ट आया, इसको हम कहते हैं पीक या क्रस्ट भी कहते हैं।
और जो डाउनवर्ड पार्ट आए इसको कहते हैं ट्रॉ, ट्रॉ या ट्रफ कुछ भी। और इसी तरीके से ये जो कंप्रेशन वाला एरिया है इसको हम पीक कह सकते हैं, रेयरफैक्शन वाले को ट्रॉ कह सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट वही चीज है, लेकिन कुछ हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये पीक एंड ट्रॉ हम आम तौर पे ट्रांसवर्स के लिए यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के लिए कंप्रेशन रेयरफैक्शन यूज करते हैं। कंसेप्ट वही है, लेकिन बस ये बात है कि कंप्रेशन बोलते ही आदमी के दिमाग में आ जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात, तो थोड़ा सा सेग्रीगेशन हो जाता है, बेटर हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखते हैं इन्हें। तो ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव आगे जा रही है एंड पार्टिकल्स ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। क्रस्ट एंड ट्रॉ बनते हैं इसमें, और ये ट्रांसवर्स वेव सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में बन पाते हैं, गैसेस में ट्रांसवर्स वेव नहीं बन पाते हैं ये वाले। एंड मे बी इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, जैसे कि लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, और ये प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करते हैं। अनलाइक दीज, ये प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। ये वाले जो हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में बन जाते हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव इधर जा रही है, पार्टिकल्स भी इधर जा रहे हैं पहले, फिर पीछे आ रहे हैं, टू एंड फ्रो। कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इसमें फॉर्म होते हैं। ओनली इलास्टिक वेव्स, या जिसको कह लीजिए मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि साउंड, साइज्मिक वेव्स, ये इसमें आते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। लॉन्गिट्यूडनल को मटेरियल जरूर चाहिए होता है, इसका सेंस यही चीज है कि इनको मटेरियल चाहिए प्रोपगेशन के लिए। अब जैसे लाइट है, रेडियो वेव्स है, इनको मटेरियल नहीं चाहिए, ये वैक्यूम से होते हुए भी लाइट आ जाती है, रेडियो वेव्स आ जाते हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये प्रेशर डिफरेंसेस बना देते हैं इन द मीडियम, वो हमें दिख ही रहा है। यहाँ पे हमें प्रेशर नहीं दिख रहा है कहीं, कि कहीं पे पानी ज्यादा हो गया है, कहीं पानी कम हो गया है, कहीं ऐसा नहीं, बस पानी ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम शुरू करते हैं। यहां से हम देखते हैं साउंड का विजुअलाइजेशन। हमने थर्मोकोल की बॉल्स लगा रखी हैं, तो जैसा जैसा साउंड चेंज हो रहा है हमें दिख रहा है ये बॉल्स अलग अलग जगहों पे अरेंज हो रही हैं। ये एक्चुअली कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन को ही सिग्निफाई कर रहे हैं। तो आप इस चीज को, साउंड को विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सा साउंड कैसा दिखेगा। ठीक, तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन हमें दिख रहा है साफ कि अच्छा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, कैसे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम जब कोई गुब्बारा फोड़ते हैं तो एक्चुअली क्या होता क्या है उसमें। तो ये जैसे आवाज आई, फटने की आवाज, ये एक्चुअली कैसे बनी। तो गुब्बारे के अंदर हवा है जो कि मूव नहीं कर सकती, अंदर मूव कर सकती लेकिन कन्फाइंड है वो एक स्पेस में, और प्रेशर है अंदर, क्योंकि बाहर के मुकाबले अंदर कहीं ज्यादा है तभी वो फूला हुआ है। और जैसे ही हम इसे फोड़ते हैं तो ये जितनी भी हवा है जो कि प्रेशर है ये बाहर की तरफ फैलती है, और जब ये बाहर की तरफ फैलती है तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है। और ये जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं, इन्हीं प्रेशर डिफरेंसेस को फिर एज साउंड वेव ये पहुंचते हैं हमारे कानों तक, और हमारे कानों में, ये कान हमारे डिजाइन ही इस तरीके के हैं कि ये प्रेशर वेव्स या साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकें। तो ऐसा मूवमेंट होता है जब ये वेव्स आती हैं, तो थोड़ा सा मूवमेंट होता है यहाँ पे। स्टेपीज मसल मतलब बोन होती है हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन, ये इस तरीके से हमारे सिग्नल देती है हमारे ईयर को, और फिर वो ब्रेन तक जाता है और हमें वो साउंड हम महसूस कर पाते हैं। ऑब्वियसली तभी बनी है। ठीक है, तो हमें ये कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। तो अगर प्रेशर का हम ग्राफ बनाएं तो प्रेशर का एक ग्राफ बनेगा, जो भी आवाज आई हर आवाज का अलग प्रेशर ग्राफ बनता है। और जो प्रेशर एंड टाइम का ग्राफ, इसी में आप कंप्रेशंस देख सकते हैं जहां पे ज्यादा प्रेशर है एंड
रेयर फैक्शंस देख सकते हैं जहां पे ज्यादा गैप है, या यूं कह लीजिए जहां प्रेशर कम है। और ये प्रेशर वेव ही एक माइक अगर रिकॉर्ड करे तो इस प्रेशर वेव को, ये माइक में एक डायफ्राम है जो कि डायफ्राम मूव करता है, और वो इस चीज को, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें इसका मैकेनिज्म भी आएगा। खैर अगर ये चैप्टर जल्दी हो गया तो हम ये इसके मैकेनिज्म एक्स्ट्रा टॉपिक्स में देखेंगे कि माइक कैसे काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये इन प्रेशर वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जब आप एक स्पीकर में लगा दें तो वो स्पीकर इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फिर से कन्वर्ट करता है डायफ्राम के मूवमेंट में। तो उसी सिग्नल के मुताबिक स्पीकर का डायफ्राम मूव करेगा और यही सिग्नल एयर प्रेशर का पैटर्न ले लेगा, जो कि एक साउंड के तौर पे आपको सुनाई देगा। और ये भी बड़ा नेचर की बड़ी मतलब खूबसूरती है कि कैसे वो वेव बन रही, कैसे हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पल्सेस में चेंज कर सकते हैं, उसको वापस से हम मतलब एक कोड के जैसा बन गया। तो जितना भी प्रेशर डिफरेंसेस का ये ग्राफ बना एक छोटी सी आवाज में, वो छोटी सी आवाज सोचिए कितना वाइब्रेट किया उसने इतने कम टाइम में। और फिर इस पूरे प्रेशर के ग्राफ को हम कॉम्पैक्ट करते हैं, तब जाके हमें देखिए इतना सब 1.1 सेकेंड में हुआ, एक गुब्बारा फटने का प्रेशर ग्राफ है ये। और जब इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो हमें एक छोटी सी बस एक आवाज सुनाई देती है। ग्राफ्स के सेंस में साउंड आता है लेकिन इतना डिटेल्ड नहीं ऑब्वियसली। अब जैसे यही चीज है, कंटिन्यूअसली बोला जाए तो बस दिखा देगा कि हाँ ये कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ चल रहा है, जहाँ तेज हो रहा है वहां तेज कुछ ऐसा, जहां पे कुछ नहीं आवाज आ रही वहां पे गैप आ जाएगा कि आप समझ जाओगे यहाँ कोई आवाज नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से साउंड का क्रिएशन होता है। और जितनी दुनिया में अलग अलग चीजें हैं इनका अपना एक पर्टिकुलर साउंड है कि इनको प्लग किया जाए या स्ट्राइक किया जाए तो किस टाइप की आवाज निकलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल, ये लकड़ी का क्वालिटी है, मैं इतनी तेजी से अगर लोहे को मारूं अलग आवाज होगी, स्टील को मारूं अलग आवाज होगी, बहुत अलग, थोड़ा सा ही फर्क हो सकता है लेकिन वो अलग है। और इसी क्वालिटी को आगे हम टिम्बर कहते हैं। तो जैसे ये अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हमें प्रेशर वेव्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये देख पाएंगे सबका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अलग सा है। और यही चीज, हाँ चेलो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन के जैसा होता है, थोड़ा बड़े शेप का। तो इसी चीज को हम टिम्बर कहते हैं, इनहेरेंट साउंड ऑफ एवरीथिंग। और क्योंकि इनका प्रेशर के वेव्स का फॉर्म अलग है, इस वजह से सबकी आवाजें भी अलग है। ठीक है, और साउंड ट्रेवल करता है एक स्फीयर के फॉर्म में चारों तरफ। और कैसे ये एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, टकराते हैं, एक पार्टिकल दूसरे से टकराता है, दूसरा तीसरे से टकराता है, एंड सो ऑन। ये साउंड थेरेपी के विजुअल्स हैं। वाइब्रेशंस हो रहे हैं लेकिन सुनाई दे रहा है हमें। साउंड थेरेपी से कई सारी चीजों में इंप्रूवमेंट्स होते हैं, बॉडी के फंक्शंस में और मूड, स्लीप साइकिल, बहुत सारी चीजों में। साउंड भी एक तरह का फॉर्म ऑफ हीलिंग है। ठीक है, और फॉर्म ऑफ हीलिंग क्या कि साउंड का एक फीचर ये है कि अभी जैसे हम आगे के वीडियोस में दिखाएंगे भी कि कोई चीज अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है तो उसके आसपास की जो चीजें वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जैसे गया तो वो जहां जहां इफेक्ट करेगा वो चीजें भी उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करेंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत खास चीज होती है। हमारा ब्रेन भी उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन फ्रीक्वेंसीज जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये साउंड हीलिंग की बात ये होती है कि कुछ ऐसे मतलब वो सिंक्रोनाइज कर लेते हैं ब्रेन के साथ कि रिलैक्सेशन, कामनेस
जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर है उनको बेटरमेंट होता है कई सारी बीमारियों में, बैक पेन वगैरह में। और ये बात है, दवाइयां खाते खाते आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और फायदा तो करता ही है। आज सच आपकी बीमारी मिटाए ना मिटाए, मूड आपका अच्छा कर देगा। और ये जो चीज है कि कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो जिस तरफ आप साउंड प्रोपोगेट करोगे वो चीज भी वाइब्रेट करेगी। तो इस चीज का हम यूज किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने में करते हैं। सोचिए, हमारे किडनी के अंदर छोटे छोटे जो पत्थर हैं, हम सिर्फ आवाज से उन पत्थरों को तोड़ देते हैं। तो सोचिए आवाज कितना कुछ कर सकती है सिर्फ साउंड से, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड उस तरफ मारा, उस पत्थर की तरफ, तो वो सब चीजें उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगी, और जब उस फ्रीक्वेंसी से हिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो पत्थर जो है वो टूटेगा, छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तो वो यूरिन के साथ पास हो जाएगा। तो हम सिर्फ आवाज ही तो दे रहे हैं। मतलब सोचने बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, किडनी में पत्थर था, हमने आवाज ही तो मारी उस पे और वो पत्थर टूट गया और निकल गया। तो साउंड कितना कुछ कर सकता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में। हमारा ब्रेन तो एक्चुअली प्रॉपर इसी तरीके से, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसीज में ही काम करता है। ब्रेन के अल्फा, थीटा, बीटा, ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं। आप सोकर उठते हो, आपका जो एक फील होता है वो अलग होता है। नींद आ रही होती, सोने जा रहे हो तो अलग होता है। दिन के टाइम में जब आप बिल्कुल अवेयर होते हो, अवेक होते हो, तो आपका ब्रेन अलग तरीके से, वो अलग अलग जोन्स हैं इसके। ठीक है, तो ये साउंड हीलिंग हो गया, ये साउंड के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। वही आता है, प्रैक्टिस की है तभी बज रहा है। तो यहाँ पे इन बाउल्स में सब में अलग अलग लेवल ऑफ वाटर है, तो सब अलग अलग आवाज दे रहे हैं, सबका साइज भी अलग अलग है, तो सबकी आवाज अलग है। तो हम ये भी चीज पाते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, जैसा कि मैंने ये टिम्बर वाली बात बोली, साउंड भी एक यूनिक है सब चीजों का। ठीक है, यूनिवर्स में, नेचर में हर चीज का अपना एक यूनिक फुटप्रिंट कह लीजिए। और जैसे जैसे आप इसमें पानी बढ़ाओ घटाओ, इनके साउंड में फर्क पड़ता है। प्रैक्टिस किया होगा बहुत, तभी बच पा रहा है। ये ह्यूमन वॉइस वाला पोर्शन हम बाद में करेंगे। हमारे बस अभी बता दे रहा हूं कि ये हमारे थ्रोट में ऐसा एक वोकल फोल्ड्स होते हैं, और यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। तो ये चीज हमने देखी कि कोई चीज वाइब्रेट करेगी तब आवाज निकलती है। तो हम जो आवाज निकल रही है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ वाइब्रेट हमारे गले में कर रहा है। तो हमारे गले में ऐसे लैरिंग्स हैं, ऐसे फ्लैप्स हैं कि हम जब वो हवा नीचे से आती है तो ये पर्टिकुलर टाइप से मूव करते हैं, तो फिर वो आवाज निकलती है। और जिस तरीके से ये मूव करते हैं, और इनका कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, और ये हवा जब आती है तो ये हवा हमारे अपर पार्ट ऑफ ये जो पूरा है माउथ, यहां से टकराती है और फिर सामने की तरफ आती है। तो इसका वॉल्यूम और साइज दुनिया में सबका अलग है। ये जो चीज है, यहां से आई हवा, तो ये जितनी कैविटी है, ये और दांत, जीभ, ये सबका अलग अलग है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन अलग है। और इसी वजह से सबकी आवाज अलग है। अगर हमारी आवाज को, अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑसिलोस्कोप, तो वो आवाज का एक बारकोड के जैसा बना देता है। तो पूरे दुनिया, जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक है, वैसे सबकी आवाज यूनिक है। और आवाज क्यों यूनिक है? पहली बात तो लैरिंग्स, किसी की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं सबके। और दूसरी चीज, उसके बाद ये जो पोर्शन है कि किसी का शेप कैसा है, और जरा सा भी कोई एक फैक्टर चेंज हुआ तो जरा सही, लेकिन वो आवाज बदल गई। और वो आपको भले ही आम भाषा में ना सुनाई दे, आम जैसे सेंस में, लेकिन ऑसिलोस्कोप पहचान लेगा कि ये बारकोड अलग है, ये बारकोड बहुत सेम जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये लैरिंग्स का पोर्शन और ये वोकल फोल्ड्स हमारे गले के। एंडोस्कोपी एक चीज होती है कि ऑप्टिकल फाइबर्स आप कैमरा अंदर ले जा सकते हैं। तो ये तो लैरिंग्स है, वो एंडोस्कोपी और अंदर जाके आपके इंटेस्टाइन्स और सब कुछ दिखा देते हैं।
ठीक है, तो ये लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एक स्लिंकी है, और हम जैसे इसको वाइब्रेट करते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बना रहे हैं स्लिंकी में। कुछ एरियाज हैं जहां पे कंप्रेशन है और कुछ एरियाज रेयरफैक्शन है, और जो मटेरियल, जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं के वहीं हैं, बस आगे पीछे होके ये एनर्जी ट्रांसमिट हो जा रही है। जो ये अपने हाथ से एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी यहां से निकल रही है कहीं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई एक स्लिंकी में। और स्लिंकी क्या चीज? एक लॉन्ग स्प्रिंग। अब जैसे हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड, तो सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, लिक्विड्स में थोड़े दूर, गैसेस में और दूर। तो साउंड ट्रेवल ही इस सेंस में करता है कि एक पार्टिकल दूसरे से टकराए, दूसरा तीसरे से टकराए। तो इस वजह से सॉलिड्स में बहुत तेजी से साउंड ट्रेवल करता है, लिक्विड्स में थोड़ा और धीरे, और गैसेस में सबसे धीरे। हवा के मुकाबले पानी में ये साउंड 5 गुना तेज होता है, और हवा के मुकाबले स्टील में करीब करीब 17 गुना तेज होता है। तो जब तक ये साउंड हवा से उधर तक पहुंच रहा है, वो कब के पहुंच चुके हैं। और इसी चीज का ये विजुअलाइजेशन है। जब तक एक वेव एयर में ट्रेवल करेगी जितना टाइम, स्टील में 17 बार वो कर चुकी। और इसी वजह से ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रेन आ रही होती है तो आपको वैसे भले आवाज ना सुनाई दे, आप उसके रेल्स पे कान लगाएं तो आपको रेल्स में आवाज सुनाई दे जाएगी। और स्पीड ऑफ साउंड, ये जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक बेल बजाई जा रही है और आपसे कहा जा रहा है जैसे ही आपको बेल सुनाई दे वैसे ही आप अपने ताली बजाएं। तो आप नोटिस करेंगे जितने पीछे की तरफ लोग हैं वो थोड़ा देर में ताली बजाएंगे, क्योंकि साउंड उन तक थोड़ा सा देर में पहुंचेगा। ये एक्सपेरिमेंट है दिखाने के लिए कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। इसको बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें हम एक रिंगिंग बेल को एक बीकर में रखते हैं, आवाज सुनाई दे रही है, और हम जैसे जैसे इसके अंदर की हवा को निकालेंगे, बेल की आवाज थोड़ी कम होती जाएगी। बेल बज रही है लेकिन आवाज कम होते होते बिल्कुल गायब हो गई। और जैसे ही हम ये वॉल्व खोलेंगे कि हवा फिर से भर जाए, हमें फिर से आवाज सुनाई देने लग जाएगी। जैसे बेल बज रही, सुनाई नहीं दे रहा है, देखिए सुनाई देने लग गया, हमने सिर्फ वॉल्व खोली है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, जैसे हम देखें ह्यूमंस में, तो हमने ये देखा कि कैसे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, जो ट्रैकिया से जुड़ा होता है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमंस हो गया। एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स इन इंस्ट्रूमेंट्स के सेंस में हम देखें तो कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। इनको हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क्स, और ये हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सेट होते हैं। तो ये एक फॉर्क एक ही टाइप का फ्रीक्वेंसी निकाल पाएगा। इसके बाद हम जैसे यहाँ देखते हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट है कि बेल बज रही है, साउंड सुनाई दे रहा है, यहाँ से हम हवा निकालते रहते हैं तो साउंड कम होता जाता है, और जब पूरी हवा निकाल लेते हैं तो कोई साउंड नहीं सुनाई देता है। और इसी वजह से स्पेस में कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। और अगर कोई स्पेस शटल से कुछ चीज टकराती है तो इसके अंदर के लोगों को सुनाई दे जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हवा है। लेकिन कोई आदमी अगर बाहर हो स्पेसशिप से तो उसको नहीं सुनाई देगा कि कुछ इंपैक्ट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है।
और इसी वजह से जब एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं स्पेस शटल से तो अपने साथ एक रेडियो कॉलर लेके जाते हैं कि रेडियो सिग्नल्स का यूज करते हैं वो आपस में बात करने के लिए, क्योंकि बाहर आवाज सुनाई ही नहीं देगी तो बात कैसे करेंगे। तो वो या तो फिर ऐसे कुछ जेस्चर्स का यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज का कुछ यूज करते हैं बेसिक तौर पे कि इसका मतलब रुक जाओ, इसका मतलब चलो, कुछ ऐसा वैसा इनके साइन लैंग्वेज होती है, और बाकी रेडियो सिग्नल्स। और स्पेस जो है ये साउंड प्रूफ है, इसी वजह से यहाँ शांति रह पाती है। वरना सूरज जो हमारा है उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर साउंड से ये साउंड ट्रेवल कर पाता है स्पेस से, तो आप इसका विजुअलाइजेशन देख सकते हैं कि हमें इतनी तेज आवाज आ रही होती जैसे कि चेन सॉ चल रही है 5 मीटर की दूरी पे। इतनी तेज आवाज आती कि हम शायद एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, कुछ सोच विचार कुछ और सुनना कुछ हो ही नहीं पाता, इतनी आवाज आ रही होती सूरज से लगातार ऑल टाइम। तो अगर स्पेस साउंड प्रूफ है तभी शांति हो पाती है। और साउंड ट्रेवल कर सकता है सारे मीडियम्स में, इस चीज का ये एक्सपेरिमेंट के सेंस में, जैसे कि ये टॉय टेलीफोन है। तो अगर आप, हाँ इसमें काम करता और क्या, आप कभी करके देख। लेकिन बस हाँ ये जरूर होना चाहिए कि ये जो तार है ये तार थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, मतलब उसमें टेंशन बनेगी, थोड़ा सा खिंचा रहेगा तभी। अब वो बिल्कुल लूज सा है और तो फिर बहुत डैम्प हो जाएगा, सारी एनर्जी जा चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कैन्स और बीच में वायर। तो साउंड जो आप बोलेंगे कैन में, जो वाइब्रेशंस आपके लैरिंग्स में हुए वो वाइब्रेशंस हवा में आएंगे, वो वाइब्रेशंस तार में जाएंगे, और वो वाइब्रेशंस फिर यहां हवा में आएंगे, जो वही वाइब्रेशंस कान में आएंगे। नेचर का डिजाइन है, बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि कैसे वही इंपल्सेस अलग अलग फॉर्म्स बदलते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। तो साउंड यहां सॉलिड में ट्रेवल कर रहा है। इसके बाद साउंड लिक्विड में भी ट्रेवल कर जाता है। इस चीज का एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, तो सबसे पहले तो नेचुरल एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो जो मछलियां हैं आपस में इस तरीके से अल्ट्रासाउंड के जरिए बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, और इनके सिग्नल्स को भी आप पकड़ सकते हैं। और जो सोनार वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है, कि जो सबमरीन्स में होता है या जहाजों में होता है, ये साउंड भेजते हैं नीचे की तरफ, तो साउंड नीचे तक जाता है और नीचे से टकरा के फिर ऊपर वापस आता है। तो आप उससे समंदर की गहराई भी नाप सकते हैं। साउंड, अब जैसे ये साउंड इन्होंने भेजा, तो ये साउंड इस मछली से टकराएगा और कुछ ना कुछ साउंड वापस से इनके पास पहुंच जाएगा, तो इनको मालूम चल जाएगा कि इधर की तरफ से साउंड रिफ्लेक्ट होके आए, यानी कि कुछ है इधर। और वो उसका साइज वाइज भी आइडिया ले लेंगे कि इतने बड़े साइज की चीज है। तो ऐसे हाइड्रोफोन होते हैं जो कि जिनका काम होता है सेंस करना ऐसे प्रेशर वेव्स को। तो पानी के अंदर साउंड आराम से मूव कर जाता है, और इनफैक्ट 5 गुना तेज मूव करता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे बात कर पाती हैं मछलियां आपस में, और इसी प्रिंसिपल पे सोनार और ये सब चीजें काम करती हैं। इसी के चलते ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ, साउंड भी वेव है, और सारे वेव्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब होता है सारे वेव्स में। तो हमने लाइट के सेंस में पढ़ा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, साउंड में भी एग्जैक्टली वही चीजें होती हैं। कुछ चैनल है जिसने बनाया है, और मतलब चैनल इस सेंस में कि ये साउंड के चैनल को कहा जाता है एक्चुअली, सोफर चैनल, कि जैसे हाइड्रोफोन्स लगे हैं तो ये इतना पूरा एरिया कैप्चर कर रहा है। ऐसे हाइड्रोफोन्स की सीरीज लगाई जाती है समंदर में, सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए। अब जैसे ये सबमरीन्स हैं, इनको मछली पकड़ने का बहुत काम होता है, मतलब बहुत सारे जहाजों को। तो ऐसी जगह जाना है जहां मछली ज्यादा हो, तो ऐसे शिप्स जाएंगे जो कि ऐसा साउंड नीचे की तरफ फेंकते जाएंगे, तो इनको आइडिया लग जाएगा ज्यादा मछलियां कहाँ पे हैं, यहाँ इस एरिया में ज्यादा मछलियां हैं अभी, तो इन्होंने सिग्नल भेज दिया और फिर यहाँ से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाएंगी। और ये जो साउंड का ये जो यूज है, इसी के चलते हम समंदर के नीचे क्या सरफेस है इसको हम पहचान पाते हैं कि समंदर के नीचे पहाड़ हैं, समंदर के नीचे इतना सब कुछ है,
हमें सरफेस का आइडिया मिल पाता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड हमने देखा, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड हमने देखा। अब ये है जैसे रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, हमें दिख गया कि विस्फोट हुआ है, लेकिन अभी आवाज नहीं आई है, आवाज अब आई है। तो लाइट कितनी तेजी से पहुंच गई, साउंड को थोड़ा टाइम लगा। और इसी चीज को हम देख पाते हैं, ये दोबारा से आया है कि जैसे अभी एक्सप्लोजन हुआ है, ये आवाज आई। और ये क्योंकि इतना तेज एक्सप्लोजन था कि वो जो साउंड प्रेशर वेव बना वो इतना ज्यादा था कि आपको विजुअलाइज भी हो गया कि वो कुछ आ रहा है, और आपको इतना धक्का पड़ा, प्रेशर वेव इतना ज्यादा है क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है, किसी ने आवाज नहीं दी है। ठीक है, और इसी वजह से हमें जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें लाइट दिखाई पड़ती है, बिजली की आवाज काफी बाद में आती है। जब क्रिकेट में आप देखें तो स्ट्राइक करने के बाद आवाज आती है, कि बॉल लगने के बाद थोड़ी देर बाद आवाज आई है कि ये शॉट पड़ा है। और जब गोली चलाई जाती है बहुत दूर से, तो आपको ये गन शॉट के ये जो फायरिंग है, ये फायरिंग पहले दिखाई दे जाता है कि कुछ बहुत दूर कुछ ऐसा चमका, और आवाज आपको थोड़ी बाद में आती है कि गोली चली। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।